बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, जिसमें पार्ट 1 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो हमें ये जो चार ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी वाली है। तो देखें, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते होते हैं कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 12 जो है वो कॉमन फैक्टर के तौर पे आएगा, क्योंकि 12 यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं 12 और 36 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 12 को अगर हम कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, 12x में से 12 कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, ठीक है। और 36 में से 12 को कॉमन लेंगे यानी कि 36 पे 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। तो मैं इसको जो है सर्कल लगा लेता हूं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 है द फैक्टर्स ऑफ 4x - 12y + 9। अच्छा, यहां पर इन्होंने वेरिएबल y लिख दिया, लेकिन ये x होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने करेक्ट करके यहां पर x लिख दिया। तो अब इस एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं, ये जो पहली वाली टर्म है इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह ये जो आखिरी वाली टर्म है इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं इस तरह, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये पहली टर्म को a स्क्वायर के इक्वल रखें और तीसरी टर्म b स्क्वायर के इक्वल रखें और दरमियान वाली टर्म -2ab के इक्वल रखें, तो यहाँ पर हम a - b का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2x - 3 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी, ठीक है। तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। उसके बाद द HCF ऑफ A3 B3 एंड AB2, ये हमें दो एक्सप्रेशन दी गई है, इनकी HCF की वैल्यू, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए। देखें, ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा दोनों एक्सप्रेशन को। तो A3 और B3 इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके ये फैक्टर बन जाते हैं और AB2 के ये फैक्टर बन जाते हैं। अब HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने भी मुश्तरका फैक्टर या कॉमन वैल्यूज आ रही होती हैं उनका प्रोडक्ट, उनको आपस में ज़रब दें तो वो HCF की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखें, ये A यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो उसको मैंने लिख दिया, फिर ये B कॉमन आ रहा है और ये वाला B कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने A × B लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट लें, आपस में इनको ज़रब दे तो ये AB2 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो AB2 वाली होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन फिर बनती है, ठीक है। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं। और उसके बाद है द एलसीएम ऑफ 16x2 4x एंड 30xy इज, अब यहां पर हमें ये तीन एक्सप्रेशन दी गई है, इनकी अब जो करेक्ट एलसीएम की वैल्यू है वो हमने इन चार ऑप्शन में से देखनी है। तो देखें, हम इन तीनों के लिए एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, ये मैंने तीनों एक्सप्रेशन लिखी। अब पहले इनका फैक्टराइज करना पड़ेगा। 16x2 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको ये इसके फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह 30xy को फैक्टराइज करेंगे तो इसके ये फैक्टर मिलेंगे और 4x को फैक्टराइज करेंगे तो उसके ये हमें फैक्टर मिलेंगे। अब इसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर हमने अलग-अलग करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन फैक्टर हैं इनको मैंने सर्कल लगा के यहाँ पर लिख दिया। ये कॉमन फैक्टर एक ये 2 है और ये x है, तो 2 और x को मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाता है। ये हमारे कॉमन फैक्टर आ जाते हैं। और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर या वो फैक्टर जो कि मुश्तरका वैल्यू के तौर पर नहीं आ रहे वो हमने लिखने होते हैं। तो इसमें देखें, आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मसलन ये वाला 2 देखें, ये कॉमन फैक्टर के तौर पे नहीं है और ये वाला 2 भी कॉमन फैक्टर के तौर पे नहीं है, तो इसको आपने एक बार लिखना है, ठीक है, दो बार नहीं लिखना। एक ये हो गया, उसके बाद ये दो 2 पीछे रह जाते हैं तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। फिर ये 3 आ गया और 5 आ गया तो इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल में ये x और y रह जाते हैं नॉन कॉमन फैक्टर में, तो इनको मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120xy हो जाएगा। तो आपके पास ये कॉमन फैक्टर आ गए, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। तो अब एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर हम मालूम करते हैं उनका प्रोडक्ट जब लेते हैं, उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर मैंने ये पुट कर दिए और नॉन कॉमन फैक्टर मैंने ये पुट कर दिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 240x2y ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये बन जाती है हमारी 240x2y, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूं, ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 5 है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू, आगे ये ब्लैंक स्पेस दी गई है, ऑफ 2 पॉलिनोमियल। मतलब तो हम जानते हैं, हमने पीछे फार्मूला देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम जो है ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा लफ्ज प्रोडक्ट, तो मैं इस करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी द स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने इन चार ऑप्शन में देखनी है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम इस एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं। ये जो पहली टर्म है और तीसरी टर्म है इनको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं और दरमियान वाली टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं -2x और 3 इस फॉर्म में लिखूं
तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आ रही है। ये हमारा a2 के इक्वल ये वाला पार्ट हो गया, ये b2 के इक्वल हो गया और ये -2ab के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए पुट कर सकते हैं। तो देखें इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने जो फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी यहां पर मैंने पुट कर ली। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास प्लस माइनस x माइनस 3 ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ये वाली होगी। तो हम देख लेते हैं कि वो चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो देखेंगे जो ऑप्शन ए है ये फिर हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है। तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, अब पार्ट 7 है द एलसीएम ऑफ, ये हमें दो एक्सप्रेशन दी गई है, इनकी हमने एलसीएम की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पर ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है ये पहली वाली एक्सप्रेशन से डिवाइड हो सकती है और ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन जो है अपने आप से भी डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब है कि ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है ये फिर एलसीएम की वैल्यू होगी, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू कौन सी होती है, जब भी आपको दो एक्सप्रेशन दी जाती है तो वो वाली वैल्यू जिसको कि दोनों एक्सप्रेशन डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो एलसीएम की वैल्यू होगी ये वाली होगी, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन सी को सर्कल कर लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 8 है फैक्टराइजेशन ऑफ, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो जो करेक्ट ऑप्शन है इन चार में से कौन सी ऑप्शन होगी। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं। देखें ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में जो पहली वाली टर्म है इसको हम क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं, इस तरह ये लास्ट वाली टर्म को भी हम क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा a3 के इक्वल हो जाता है, ये हमारा b3 के इक्वल हो जाता है, ये 3ab और ये 3ab2 के इक्वल, यानी कि फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो इसका मतलब है फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए आप पुट कर सकते हैं। तो ये मैंने x+1 होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगी x+1 होल क्यूब। तो हम चेक कर लेते हैं। देखें ये ऑप्शन ए जो है ये फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 9 है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 के इक्वल हो तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो जितनी बड़ी पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री भी कहलाती है। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि क्यूबिक पावर 3 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी है इसको हम सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट 10 है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ये एक्सप्रेशन है इसके यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है इनमें इसका जो एक फैक्टर है उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो वो एक फैक्टर कौन सा बनता है उसके लिए देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी दोनों टर्म्स को अगर हम क्यूब की सूरत में लिखें तो हम यहाँ पर ये वाला क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी x क्यूब माइनस 3 क्यूब, इसका मतलब है ये a3 माइनस b3 वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर पहली वाली टर्म क्या आएगी x माइनस 3 आएगी। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन के लिए एक जो फैक्टर है वो ये x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। ये इस तरह हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये नीचे में कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। तो पार्ट 1 है इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन के लिए कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं हमने ये देखना होता है कि उन टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें इसमें जो तीन टर्म्स हैं इनमें ये जो पहले कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं 4, 18 और 10, इनमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है, तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल देखें तो वेरिएबल x यहाँ तीनों टर्म में आ रहा है तो हमने वेरिएबल x को भी कॉमन फैक्टर के तौर पे दे दिया। ठीक है, इस तरह ये 2x कॉमन फैक्टर हो गया। अब 4x 3 में से 2x को कॉमन फैक्टर के तौर पे जब लेंगे, यानी कि देखें पहले 2 को आप 4 में से कॉमन लेंगे, 4 पे 2 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा और x3 में से x कॉमन लेंगे तो x2 रह जाएगा। उसके बाद 18x2 में से 2x कॉमन लेंगे तो 18 पे 2 को डिवाइड करें 9 आएगा और x2 में से ये वाला x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा। और फिर 12x में से 2x को कॉमन लेंगे तो x तो चला गया कॉमन फैक्टर के तौर पे और 12 में से 2 कॉमन लेंगे यानी कि 12 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है इस एक्सप्रेशन के लिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, तो देखें ये जो यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं इनको हम अगर क्यूब की सूरत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखें x3 को मैंने x क्यूब लिख दिया और 64y3 को मैंने 4y क्यूब की सूरत में लिख दिया, क्योंकि 4y का अगर आप क्यूब लेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, अब ये दो टर्म्स आ रही हैं क्यूब की सूरत में और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो हम ये क्यूब का फार्मूला दो टर्म देखें क्यूब की सूरत में आ रही है, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए।
हमारे पास अब फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम ये फार्मूला की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी जो राइट हैंड साइड जब लिखूंगा इस एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे पास ये देखें एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसमें ये वाला पार्ट हमारा a प्लस बी यानी कि इसके इक्वल हो जाता है, और ये हमारा a2 के इक्वल, ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल हो गया। उसके बाद माइनस ए बी यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाली टर्म हमारी इस प्लस b2 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x का स्क्वायर लेंगे तो x2 हो जाएगा, और ये x और 4y मल्टीप्लाई होगा तो 4xy हो जाएगा, और यहाँ पर 4y का स्क्वायर लेंगे तो ये 16y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है इस एक्सप्रेशन के लिए। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स आ रही हैं इनको भी हम क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्यूब की सूरत में लिखूंगा तो मैंने एक्स वाई होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका क्यूब लेंगे तो वापस आपको x3y3 यही वाली टर्म मिलेगी। इसी तरह इस 8 को मैंने 2 क्यूब की सूरत में लिख दिया, क्योंकि 2 का अगर आप क्यूब लेंगे तो वापस आपको 8 ही मिलेगा। तो अब यहां पर देखें दो टर्म आ रही है क्यूब की सूरत में, और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो अब जो माइनस साइन वाला क्यूब का फॉर्मूला है वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। देखिए फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो अब फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पुट करूंगा, ये हमारा जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है a माइनस बी, उसके इक्वल ये वाली टर्म हो जाती है, और उसके बाद ये a2 प्लस ए बी प्लस b2 इसके इक्वल ये वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, तो आप इनको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स वाई का आप स्क्वायर लेंगे तो ये x2y2 हो जाएगा, और ये x y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है इस एक्सप्रेशन के लिए। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 है, इसमें मैं ये एक्सप्रेशन दी गई, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सॉल्यूशन है, एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें यहाँ पर जो पहली वाली टर्म है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें पहले स्टेप में ये माइनस का साइन खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो माइनस का साइन है इसको आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनस को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, यानी कि हम इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस अंदर जितने भी माइनस हैं इन सब को चेंज करके प्लस कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ जहां जहां पर माइनस आ रहा था उसको मैंने प्लस कर दिया। अब हमारे पास ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसको हमने मजीद फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर देखें, एक तो इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, दूसरा यहाँ पर कोई हम जो फार्मूला मुख्तलिफ यूज करते हैं वो फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो इसका मतलब है ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको अब हमें दो टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, दो टर्म में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी, तो फिर हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मिडिल टर्म है इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरे पास दो ऐसे नंबर आने चाहिए कि उनको अगर मैं आपस में प्लस या माइनस करूं तो मुझे 23 मिले, और उन दो नंबर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 60 मिले। ठीक है, अब देखें 23x को मैं लिखता हूं ब्रेक करके 3x प्लस 20x में, तो अब देखें ये 3 और 20 को ऐड करें तो आपको 23 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और 3 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो आपको 60 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास 4 टर्म बन रही है, तो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के इनमें कॉमन फैक्टर देख सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बनाए, और इनमें कॉमन फैक्टर वेरिएबल x आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो आप वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लें। ठीक है, पीछे x2 में से आप x को कॉमन फैक्टर के तौर पर लेंगे तो x रह जाएगा, और यहाँ 3x में से x कॉमन जाएगा तो 3 रह जाएगा। उसके बाद ये जो दो टर्म है इनका पेयर बनाए, और इनमें देखेंगे जो 20 और 60 है इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखना चाहें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सके, तो 20 इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है, तो 20 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 20x में से 20 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 60 में से 20 को कॉमन लेंगे यानी कि 60 पे आप 20 को डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये अंदर दो टर्म बन गई हैं और दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, और पीछे ये x और 20 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और पीछे ये जो माइनस का साइन था ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सॉल्यूशन है। हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें पहले स्टेप में हमने ये देखना होता है कि जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं इनमें कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो यहाँ पर इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। फिर हम जो अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं उनकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हमें ब्रेक करके दो टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इस मिडिल वाली टर्म को दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी, तो फिर हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका मैं काफी दफा बता चुका हूं जब हम ये चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। इसका तरीका ये होता है कि पहले स्टेप में ये जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3, इसको, और जो ये पहली टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 2, इन दोनों को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 हमें मिलता है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 6 मिले, और अगर उन दो नंबर को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें ये 7 मिले, यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली मिलनी चाहिए। तो अगर मैं ये दो नंबर ले लूं 1 और 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर मिल गया, और इन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमें 7 मिल जाता है, इसका मतलब है ये वाला नंबर भी मिलता है।
इसका मतलब है कि ये वाला नंबर भी हमें मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7x है इसको हम ये दो नंबर 1 और 6 इसमें हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, इस 7x को मैंने x प्लस 6x में ब्रेक करके लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो मैंने दो टर्म लिखी है, इनकी अगर कोफिशिएंट की वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये 6 मिलेगा, और इनकी कोफिशिएंट वैल्यूज को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, और दूसरा देखें, ये जो दो मैंने टर्म लिखी है, इन दोनों टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 7x ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह लिखें, या इस टर्म को ब्रेक करके इन दो टर्म में लिख लें, एक ही बात है। साथ में ये मैंने +3 लिख दिया। अब हमारे पास 4 टर्म बन गई है, तो अब आप दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म है इनका पेयर बना के इनमें से हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें, वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। 2x, 2 में से x कॉमन जाएगा तो 2x रह जाएगा, और ये x कॉमन फैक्टर के तौर पे जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं 6 और 3, इनमें से कॉमन फैक्टर हमने देखना है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब 3 को 6x में से कॉमन लेंगे तो 3 को 6 पे डिवाइड करें, 2 आ जाएगा, साथ में x आ गया, और ये 3 कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है एक्सप्रेशन में, और दोनों में 2x प्लस 1 कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब इस 2x प्लस 1 को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख लें। पीछे ये वाला x रह गया और ये +3 रह गया, ये मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, और यहाँ पर हमने तरीका कौन सा यूज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, यानी कि ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हमने ब्रेक किया और उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज किया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, हमारे पास ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं, तो देखें इन दोनों टर्म को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये मैंने x4 को लिख दिया x2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको x4 मिलेगा, और 64 को मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 64 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलजेब्रा का एक फार्मूला यूज करते हैं। देखिए, मैं फार्मूला पहले सामने ले आता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। देखें, अगर हम ये पहली वाली टर्म को इस a स्क्वायर के इक्वल रखें और दूसरी वाली टर्म को अगर हम b स्क्वायर के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूले की राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स ऑलरेडी यहाँ पर आ रही हैं। अब कौन सी टर्म मिसिंग है, +2ab, ये वाली टर्म मिसिंग है, तो हम अपने पास से इसके लिए ये वाली टर्म ऐड करेंगे। तो हमारा जो a है ये x2 के इक्वल है और b 8 के इक्वल है, तो इसके लिए जब हम ये 2ab वाला पार्ट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद a की जगह मैंने x2 लिख दिया और b की जगह मैंने 8 लिख दिया, तो ये +2ab वाला पार्ट हमने अपने पास से ऐड कर लिया। तो जब भी आप मैथ्स में कोई भी चीज अपने पास से ऐड करते हैं तो फिर आपको सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ती है, ताकि जो नेट इफेक्ट हो वो 0 हो। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दी। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी। तो इसमें ये जो पहली 3 टर्म्स आ रही हैं ये इस फार्मूला की राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन पहली 3 टर्म्स के लिए मैं फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ। ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनके लिए मैं लिख सकता हूँ। तो मैं फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड इनके लिए पुट करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा x2 a के इक्वल था और 8 जो है b के इक्वल था, तो x2 + 8 होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, और साथ में देखें ये 2 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, और साथ में x2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहली वाली टर्म हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, तो दूसरी वाली टर्म को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं। देखें, दूसरी वाली टर्म को मैंने 16x2 को मैंने 4x का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 4x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। अब ये दो टर्म्स आ रही हैं स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये वाला फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, a2 - b2। ठीक है, देखें ये दो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का साइन है, यहाँ पर भी दो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों टर्म्स को एक दफा माइनस साइन के साथ और एक दफा प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए इस फार्मूला की राइट हैंड साइड पुट करूंगा। तो देखें, एक दफा मैंने इन दोनों टर्म्स को ये माइनस साइन के साथ लिख दिया, ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी, फिर मैंने ये दूसरी वाली टर्म लिखी, माइनस का साइन पुट किया, और उसके बाद अगेन मैंने ये पहली वाली टर्म लिखी, दूसरी वाली टर्म लिखी, और यहाँ पर मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो बुक में आपका आंसर रीअरेंज किया गया है ये x वेरिएबल के हिसाब से, तो हम भी इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखें, ये मैंने जो -4x इसको पहले लिख दिया, 8 को बाद में लिख दिया, यहाँ पर भी ये 4x को पहले ले आऊं और 8 को मैं बाद में ले आऊं। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 7 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका सॉल्यूशन है, हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में आप देखें, इन तीनों टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम इसको अब अलजेब्रा के जो मुख्तलिफ फार्मूलाज है उनकी मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, उसके लिए मैं ये करता हूं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी मैं थोड़ी तरतीब चेंज कर लेता हूं। ये +9 को पहले ले आता हूं और 2x2 को मैं बाद में ले जाता हूं। ठीक है, मैंने इसकी तरतीब चेंज की। अब ये जो पहली वाली दो टर्म है x4 और 9, इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने x4 को मैंने लिख दिया x2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो x4 मिलेगा आपको, और 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 9 मिलेगा। और ये मैंने थोड़ा गैप छोड़ के ये 2x2 ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर हम ये जो पहली वाली दो टर्म है, यहाँ पर अलजेब्रा का एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं फार्मूला को सामने ले आता हूं। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें और ये दो टर्म देखें, तो ये जो x2 है, इसको अगर हम इस a के इक्वल रखें और 3 को अगर हम इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास a2 और b2 के इक्वल ये दो टर्म्स आ रही हैं। अब मिसिंग पार्ट फिर यहाँ पर कौन सा है? प्लस 2ab वाला पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो ये 2ab वाला पार्ट हम इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने पास से। ठीक है, तो देखेंगे मैंने लिखा +2, ये फार्मूले वाला +2 हो गया। उसके बाद a की जगह हमने x2 को पुट कर लिया, b की जगह हमने 3 को पुट कर लिया, तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखें ये हमने अपने पास से वैल्यू ऐड की है। तो जब भी आप मैथ्स में अपने पास से कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ती है ताकि इनका नेट इफेक्ट 0 हो। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारा नेट इफेक्ट 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो पहली वाली तीन टर्म्स आ रही हैं, ये इस फार्मूले की राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास a2 भी है, b2 भी है, 2ab भी है। इसका मतलब है कि इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये वाली साइड, हम इन पहली तीन टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। देखें ये मैंने x2 + 3 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमने x2 को a के इक्वल रखा था और 3 को हमने b के इक्वल रखा था। तो ये हमारा a + b होल स्क्वायर पार्ट के इक्वल ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, साथ में x2 आ गया और साथ में ये मैंने +2x2 लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे -6x2 और +2x2। आप 6x2 में से 2x2 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4x2। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 6 चूंकि 2 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब हमारे पास ये पहली टर्म आ रही है स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, और ये दूसरी टर्म है, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूं। देखिए मैंने 4x2 को लिख दिया, 2x का स्क्वायर ले लिया। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4x2 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये दो टर्म्स आ रही हैं स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन है। तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं फार्मूला सामने लेके आता हूं। देखें a2 - b2, ये वाला फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हमारे पास देखें यहाँ पर ये दो टर्म स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का साइन है, जिस तरह के यहाँ पर सेम केस है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों टर्म्स को एक दफा माइनस साइन के साथ और एक दफा प्लस साइन के साथ आपस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को एक दफा, ये जो दोनों टर्म है, एक दफा मैं इनको माइनस साइन के साथ लिखूंगा। देखें मैंने ये पहली वाली टर्म लिखी और फिर मैंने माइनस का साइन पुट किया और ये दूसरी वाली टर्म साथ लिख दी। उसके बाद मैंने अगेन पहली वाली टर्म लिखी और फिर प्लस का साइन पुट करके दूसरी वाली टर्म मैंने लिख दी। ठीक है, तो इस तरह की मैंने एक दफा माइनस साइन के साथ दोनों टर्म लिख दी और एक दफा मैंने प्लस साइन के साथ दोनों टर्म लिख दी। अब ये हमारा आंसर आ जाता है। हम इसको सिर्फ ये x वेरिएबल के हिसाब से रीअरेंज कर लेते हैं। देखें ये -2x को मैं पहले ले आया हूं और 3 को मैं बाद में लेके आऊं। इसी तरह यहाँ पर भी ये +2x पहले ले आया हूं और 3 को मैंने बाद में लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को, ये जो मैं एक्सप्रेशन दी गई थी, ये शुरू में ये वाली एक्सप्रेशन, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। ठीक है, अब देखें इस किस्म की एक्सप्रेशन में पहला स्टेप ये होता है कि ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, इनकी हमें तरतीब चेंज करना होती है। ठीक है, उसके लिए हम ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है, इनको आपस में ऐड करके चेक करते होते हैं। जैसे देखें ये इस 3 और 6 को अगर ऐड करें तो हमें 9 मिलता है। इसी तरह 4 और 5 को ऐड करें तो हमें 9 मिलता है। तो हम इस बेसिस पे इनके जोड़े बना लेंगे। हम ये जो पहले वाली टर्म है इसका और जो चौथी वाली टर्म है इसको आपस में इकट्ठा रख लेंगे, क्योंकि इनकी कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड करें तो हमें 9 मिलता है। इसके बाद मैंने ये तीसरी और चौथी टर्म को इकट्ठा रख दिया, क्योंकि इनकी कांस्टेंट वैल्यूज को अगर आपस में ऐड करें तो हमें 9 मिलता है। ठीक है, ये हमने इनकी तरतीब चेंज कर दी। ये तरतीब क्यों चेंज करते हैं आगे मैं जाके बताता हूँ। ठीक है, और साथ में ये मैंने -360 लिख दिया। अब देखें इसमें जो पहली वाली दो टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ये जो तीसरी और चौथी टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर ये इस x को आप लें और इसको आप इन दोनों टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद +3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखें जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। देखें x से मल्टीप्लाई होगा तो x2 हो जाएगा, x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो गया। फिर ये अब 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम तरीका इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने का है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और साथ में मैंने ये -360 लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 6x और 3x आ रहा है, इसको आपस में ऐड कर दें और ये 5x और 4x इनको आपस में ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें x2 + 9x यहां पर भी आ रहा है और x2 + 9x यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो x2 + 9x दोनों जगह पे आ रहा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हम इक्वल रख देंगे वेरिएबल y के और इसकी जगह हम उस वेरिएबल यानी कि y को पुट कर देंगे। तो इससे हमारी जो एक्सप्रेशन है मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी, मजीद छोटी हो जाएगी, तो उसको हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ये वजह थी कि हमने शुरू में यहाँ पर ये तरतीब चेंज की थी। इस तरतीब चेंज करने की वजह से ही हमें ये सेम वैल्यूज मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूं लेट, और ये जो दो सेम वैल्यूज आ रही है x2 + 9x इनको मैंने y के इक्वल रख दिया। तो अब आप ये दोनों जगह पर y पुट कर ले। ठीक है, तो देखें यहाँ पर भी मैंने ये x2 + 9x की जगह y पुट कर लिया और यहाँ पर भी इन दोनों टर्म की जगह मैंने y को पुट कर लिया। ठीक है, और साथ में ये -360 आ गया।
अब देखें यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको सेम जिस तरह के यहाँ पर हमने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था इस बेसिस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y2 हो जाएगा, y 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाएगा, और 18y से मल्टीप्लाई होगा तो 18y हो गया, और 18 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 आ जाता है। तो देखें ये प्लस 360 माइनस 360 ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, और पीछे ये 20y और 18y को ऐड करेंगे तो ये 38y आ जाएगा, साथ में मैंने y2 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों में y वेरिएबल कॉमन है तो मैंने y को कॉमन ले लिया, y2 में से y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y रह जाएगा, और 38y में से y कॉमन जाएगा तो 38 रह जाएगा। अब ये जहां जहां पर y आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर दे इसकी ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि x2 + 9x इसको आप रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो देखें मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर इस y की जगह मैंने x2 + 9x पुट कर दिया, इसी तरह इस y की जगह मैंने x2 + 9x पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये जो दो टर्म आ रही हैं इन दोनों में से अगेन हम x वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज का मतलब होता है जितने छोटे छोटे पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म में से आप x वेरिएबल को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास x + 9 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है। जी, अब पार्ट 9 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सॉल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें यहाँ पर उसने कुछ स्टेप आपको ऑलरेडी करके दे दिए, जिस तरह के पार्ट 8 में पहले हमने मुख्तलिफ टर्म की तरतीब चेंज की थी, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये एक जैसी वैल्यू मिल गई थी। जैसे यहाँ पर ये x2 6x यहाँ पर भी आ रहा है और x2 6x यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये सेम वैल्यूज आ रही है, तो हम ये जो x2 + 6x है इसको हम वेरिएबल y के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया लेट y = x2 + 6x। अब ये x2 + 6x को रिप्लेस कर दें आप y के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने y पुट कर दिया और इन दोनों टर्म के लिए मैंने यहाँ पर y पुट कर दिया। इसका फायदा ये हो गया कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है ये छोटी हो गई, अब इसको सॉल्व करने में जरा हमें आसानी होगी। ठीक है, अब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये y वेरिएबल को पहले इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि दूसरी ब्रैकेट के अंदर आ रही है, फिर ये +3 को ये जो दूसरी ब्रैकेट में दोनों टर्म आ रही है इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और साथ में ये +36 मैंने लिख दिया। अब देखें ये तो आ जाएगा y2 और -9y + 3y। 9y में से 3y को माइनस करेंगे तो 6y मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 9 चूंकि 3 से बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और ये 27 को माइनस करें 36 में से तो 9 मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें देखें ये जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है, इनको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, ये मैंने y2 को y² लिख दिया और 9 को मैंने 3² लिख दिया, क्योंकि अगर आप इनका स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको ये वाली टर्म मिलेगी। और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया। देखिए मैंने 2 × y × 3 लिख दिया। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको ये 6y ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखें a - b² का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। ये हमारा a² हो गया, ये -2ab वाला पार्ट हो गया और ये b² वाला पार्ट हो गया। तो ये वाली साइड हमारे पास आ रही है फॉर्मूले की, तो अब हम इस फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए लेफ्ट साइड पुट करूंगा इस फॉर्मूला की। तो देखिए हमारे पास y - 3² मैंने लिख दिया, क्योंकि y a के इक्वल हमने रखा था और 3 को हमने b के इक्वल रखा। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसमें अब ये जो y है इसकी जगह ये जो इसकी अपनी वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू x2 + 6x इसको आप पुट कर दें। ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y और उसके बाद इस y की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी x2 + 6x और साथ में ये -3 लिख दिया और इनका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है। ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनके लिए हमने एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी कि हम इन एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे और फिर हम इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने दोनों एक्सप्रेशन को लिखा। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैंने ये पहली वाली एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है, दोनों में हमने पहले कॉमन फैक्टर देखना है। तो पहले अगर ये नंबर देखें 4 और 12, इनमें कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करे। तो 4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हमारा पहला जो कॉमन फैक्टर है वो 4 हो जाएगा। ये मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल x2 देखें यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है x3 है, तो इसमें से x2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने x2 को भी कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख लिया। इसका मतलब है कि 4x2 को अब हम कॉमन फैक्टर लेंगे, तो 4x3 में से 4x2 कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और यहाँ पर 12x2 में से 4x2 को कॉमन ले तो x2 तो चला गया कॉमन, और 12 में से 4 को कॉमन लेंगे यानी कि 12 पे 4 को डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो 4x2 है इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 को हम दो मजीद प्राइम फैक्टर 2 और 2 में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह x2 को हम x × x लिख सकते हैं और साथ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। तो ये हमने जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज कर दिया।
अब ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, तो इसमें कॉमन फैक्टर देखें। पहले अगर नंबर देखें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि ये 8 और 16 दोनों को डिवाइड कर सके, तो 8 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 8, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल x इस वाली टर्म में भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो वेरिएबल x को मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया। तो इस तरह ये 8x हम जब कॉमन लेंगे तो 8x2 में से 8x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और यहाँ पर 16x में से 8x कॉमन लेंगे तो देखिए ये x तो चला गया कॉमन, पीछे 16 में से 8 को कॉमन लेंगे यानी कि 16 पे 8 को डिवाइड कर तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 8 है इसके हम मजीद प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने लिख दिया, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। और साथ में ये x लिख दिया और प्लस x प्लस 2 मैंने लिख दिया। तो इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया। अब हम इनके लिए HCF और LCM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले HCF की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो HCF की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए जो फैक्टर्स आए हैं इनमें जो कॉमन या मुश्तरका फैक्टर हैं उनको हम एक जगह लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया HCF। अब देखें कॉमन फैक्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 इधर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 ये भी दोनों कॉमन है, तो इनको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और पीछे ये वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसका मतलब है इसको भी मैंने लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, साथ में मैंने x लिख दिया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये हमारे पास HCF की वैल्यू आ गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई है। अब हम LCM की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो LCM का क्या फॉर्मूला होता है? LCM का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि ये हमने जो फैक्टर्स मालूम किए हैं एक्सप्रेशन के लिए, में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है यानी कि वो वाला फैक्टर जो कि मुश्तरका नहीं है उनका प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखें ये मैंने कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर लिखा। उसके बाद देखें ये कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर HCF के लिए मालूम कर लिया था 4x, तो यहाँ पर आप 4x पुट कर लें और इंटू उसके बाद यहाँ पर जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। ये लिखते टाइम थोड़ा आपने एहतियात से काम लेना है, ठीक है। आपने सिर्फ वही वाली वैल्यू लिखनी है जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन फैक्टर आ गया है और ये हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम इस तरह करते हैं, देखें ये x और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा, 2x को इस 4x से मल्टीप्लाई करें तो 8x2 हो जाएगा, और साथ में मैंने x प्लस 3 और x प्लस 2 ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास LCM की वैल्यू भी आ जाती है। ये हमने HCF की वैल्यू मालूम कर ली, ये हमारे पास LCM की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 इसमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, तो इनके लिए हमने HCF और LCM की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। यानी कि हम इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज करेंगे, जब इनके हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो फिर हम इनके लिए LCM और HCF की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो पहले हम इस वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने x को कॉमन लिया, x3 में से x कॉमन जाएगा तो x2 रह जाएगा, 3x2 में से x कॉमन जाएगा तो 3x रह जाएगा, और 4x में से x कॉमन जाएगा तो 4 रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो 3 टर्म आ रही है इनको हमने मजीद फैक्टराइज करना है। तो इनको फैक्टराइज करने के लिए हम ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम 2 पार्ट इसके बना लेते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टोटल 4 टर्म बन जाएगी, तो फिर हम 2-2 टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब ये मिडिल वाली टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, ये मैंने काफी दफा पीछे बताया हुआ है कि इसमें हमने ये जो 3x है इसको, ये जो 3 है इसको हमने 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, 2 ऐसे नंबर में तकसीम करना है कि उन 2 नंबर को आपस में हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये 3 मिले, और अगर उन 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -4 ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखें ये जो 3x है इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं -x और +4x में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें अब ये जो 2 टर्म इनकी कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब -1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -4 मिल जाता है, यानी कि ये वैल्यू मिल जाती है, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 3 यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो हमने ये मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करके इन 2 टर्म में मैंने लिख दिया। अब इन 2 टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे, 4x में से x को माइनस करेंगे तो वापस आपको ये 3x ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखे की बात। तो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म आ रही हैं, तो अब 2-2 टर्म के आप पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये जो 2 टर्म है पहली वाली, इनमें से देखें वेरिएबल x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और ये x कॉमन जाएगा तो 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 2 टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बनाए, इनमें देखें 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया, 4 को जब कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास x -1 रह जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखें ये 2 टर्म बन रही है और दोनों में x -1 कॉमन आ रहा है, तो अब आप x -1 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये x और +4 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और साथ में ये जो शुरू में हमारा x था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस पहली वाली जो टर्म है इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। अब हम ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ रही है कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है।
और ना यहाँ पर हम कोई अलजेब्रा के जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हम पढ़ के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करने के लिए ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसकी हमें दो टर्म्स बनाना पड़ेंगी। हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी जिस तरह की हमने यहाँ पर बनाई थी। फिर हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो हम ये माइनस एक्स को ब्रेक करके जब लिखेंगे तो हमारे पास ये दो टर्म आ जाएंगी। ठीक है, अब ये ब्रेक करने का जो रूल है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया और पीछे भी मुख्तलिफ क्वेश्चन में बहुत दफा बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने -3x + 2x में इस माइनस एक्स को ब्रेक करके लिख दिया और साथ में मैंने -6 लिख दिया। अब हम ये देखें 4 टर्म बन गई तो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के इनमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। पहले ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा बनाए तो इसमें देखें वेरिएबल x दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन ले लेंगे। x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, 3x में से x कॉमन जाएगा तो 3 रह जाएगा। उसके बाद ये जो दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बनाए और इसमें कॉमन फैक्टर देखें। ये जो नंबर है इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर 2 और 6 को डिवाइड कर सके। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका मतलब है 2 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 2x में से 2 कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और 6 में से 2 कॉमन जाएगा यानी कि 6 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपके पास देखें ये जो दो टर्म बन रही है दोनों में x -3 कॉमन आ रहा है, तो इसको अब मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लिया और पीछे ये x + 2 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, तो ये हमने ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसको भी फैक्टराइज करके लिख दिया। अब हम HCF और LCM की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पहले मैं HCF की वैल्यू मालूम कर लेता हूं। तो देखें HCF की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने भी कॉमन फैक्टर है उनका प्रोडक्ट या उनको आपस में ज़रब देना। ठीक है, तो यहां पर देखें ये जो फैक्टर आए हैं पहली एक्सप्रेशन के और ये जो दूसरी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आए हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बुक में तो यहां पर HCF की वैल्यू x-1 लिखी हुई है जो कि गलत है, क्योंकि ये x-1 सिर्फ यहां पर आ रहा है। ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है यहाँ पर इसके फैक्टर में ये x-1 शामिल नहीं है, तो x-1 तो यहाँ पर हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि 1 को जो है वो HCF के तौर पे लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है वो इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। ठीक है, मैंने बहरहाल यहाँ पर HCF की वैल्यू 1 लिख दी, या आप ये भी कर सकते हैं कि HCF की वैल्यू 0 लिख दें। ठीक है, बहरहाल आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। बुक में जो आंसर है वो गलत है। अच्छा, अब उसके बाद अब हम LCM की वैल्यू लिखते हैं। तो LCM की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं है। ठीक है, तो ये जितने फैक्टर्स हैं इन सब का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाती है। मैंने LCM लिखा, उसके बाद ये सारे फैक्टर्स जो है ये वाले और ये वाले मैंने लिख दिया। मैंने सिर्फ तरतीब से लिखे हैं कि देखें ये x-1 को पहले लिख दिया, फिर ये x + 2 को लिख दिया, फिर ये x-3 को लिख दिया और फिर ये मैंने x + 4 को लिख दिया। ठीक है, बुक के आखिर में अगर आप आंसर देखेंगे तो ये उससे मैच नहीं करेगा, वहां पे गलत है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है वो यही वाला है। तो ये हमने HCF और LCM की वैल्यू मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 में ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, तो इनके लिए हमने HCF और LCM की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि हम इन दोनों एक्सप्रेशन के पहले फैक्टर्स बनाएंगे फिर हम इनके लिए HCF और LCM की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूं। मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं तो देखें ये मैं x2 को मैंने लिख दिया x का स्क्वायर, क्योंकि इसका वापस स्क्वायर लेंगे तो हमें x2 ही मिलेगा। इसी तरह 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 × x × 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 8x ही मिलेगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बन रही है यहां पर अब हम अलजेब्रा का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर्मूला के राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर आप x को a के इक्वल रखें और 4 को b के इक्वल रखें तो आपके पास ये a2 के इक्वल हो गया, ये b2 के इक्वल हो गया और ये दरमियान में 2ab वाला पार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इस एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर लिखूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखिए ये x + 4 होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, क्योंकि हमने x को a के इक्वल रखा था और 4 को b के इक्वल रखा था। तो ये वाला पार्ट हमारा ये जो a + b होल स्क्वायर का पार्ट है इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं x + 4 × x + 4, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमने जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज कर लिया। अब ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर ये दो टर्म आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स को पहले मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने x का स्क्वायर लिख दिया और 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखें ये दो टर्म आ रही हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन है। तो अब ये जो माइनस साइन वाला फार्मूला है a² - b² ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म को आप एक बार माइनस साइन के साथ और एक बार प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इनको लिख लेता हूं, ये मैंने x - 4 लिख दिया और x + 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसको भी फैक्टराइज कर लिया। अब हम LCM और HCF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं HCF की वैल्यू फाइंड करता हूं। HCF की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने कॉमन फैक्टर यहाँ पर आएंगे उनका प्रोडक्ट या उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये x + 4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये हमारा HCF की वैल्यू जाएगी।
और अब एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है और जो नॉन कॉमन या गैर मुश्तरका फैक्टर है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर तो हमने ये ऑलरेडी मालूम किए थे, ये मैंने पुट कर दिया है। और नॉन कॉमन फैक्टर आपने देखें यहाँ पर ये x+4 है, इसको पुट कर दें, और ये x-4 है, इसको पुट कर दें। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो देखें, इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि ये x+4 और x+4 इन दोनों को आप x+4 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो बार आ रहा है तो इनको आप इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में x-4 आएगा। बुक में इस तरह आंसर दिया गया है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो x+4 है और x-4 है, इन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप x2-16 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में x+4 लिखते हैं। तो आप ये आंसर इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। बुक में ये वाला फॉर्मेट है, तो आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये पार्ट 4 है। यहाँ पर हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए हमने HCF और LCM की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन के पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम इनके लिए HCF और LCM की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसके हम फैक्टर बनाते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें यहाँ पर ये दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों में वेरिएबल x कॉमन आ रहा है। तो पहले तो हम इस x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो जब x को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे आपके पास x2-9 ये दो टर्म रह जाएंगी। अब ये जो दो टर्म है इनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, x2 को मैंने लिख दिया x का स्क्वायर और 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों टर्म का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यूज मिलेगी। अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म आ रही हैं जो के स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें ये दो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो हम इन दोनों टर्म को एक दफा माइनस साइन के साथ और एक दफा प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। तो इन दोनों टर्म को एक दफा मैंने माइनस साइन के साथ लिख दिया और एक दफा मैंने इनको प्लस साइन के साथ लिख दिया, और साथ में ये वाला x आ गया। ठीक है, तो ये हमने पहली वाली जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज कर लिया। आप दूसरी वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में तो हम लिख नहीं सकते। दूसरा यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इसके हम दो पार्ट बना लेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो ये जो मिडिल वाली टर्म है 4x, देखें इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा। तो मैंने 4x को ब्रेक करके लिख दिया -x और -3x में। अब ये किस बेस पे या किस रूल के तहत इसको ब्रेक करते होते हैं कि मैंने पीछे काफी दफा आपको बताया है कि यहाँ पर हम ये जो दो टर्म लिखेंगे इनकी जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं उनको अगर हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें -4 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, और उन कोफिशिएंट की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +3 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ -1 है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई थी तो उसका मतलब है वहां पर वैल्यू 1 होती है। तो ये -1 और -3 आपस में ऐड होंगे तो -4 हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, और -1 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने इस मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करके इन दो टर्म में लिख लिया। ये जो मैंने दो टर्म लिखी है इनको अगर आप वापस ऐड करेंगे तो आपको -4x यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो इस टर्म को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब ये टोटल 4 टर्म बन गई है, तो दो टर्म के पेयर बना के इनमें आप कॉमन फैक्टर निकाल लें। तो ये पहली वाली दो टर्म में देखें वेरिएबल x कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, और ये x कॉमन चला गया तो 1 मैंने पुट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे तो देखें पहले तो ये माइनस का साइन मैंने पुट किया, उसके बाद इन दोनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो ये 3x में से 3 जाएगा कॉमन, तो पीछे x रह जाएगा, और ये ब्रैकेट वाला बाहर का माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देगा, और ये 3 को कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दो टर्म आ रही है, दोनों में x-1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने x-1 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। पीछे ये वाला x और -3 रह जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने दूसरी वाली एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लिया। अब हम इनके लिए LCM और HCF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं HCF की वैल्यू लिखूंगा। तो HCF का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने भी ये हमने दोनों एक्सप्रेशन के लिए फैक्टर मालूम किए हैं इनमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट या उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ये x-3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा कॉमन फैक्टर है, तो HCF की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी x-3। अब हम LCM की वैल्यू मालूम करेंगे। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उनको और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं LCM का देखें मैंने पहले फॉर्मूला पुट किया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर तो ऑलरेडी यहाँ पर मालूम कर चुके हैं x-3, तो ये मैंने पुट कर दिया। और अब नॉन कॉमन फैक्टर या वो फैक्टर जो कि मुश्तरका नहीं है वो आप लिख दें। तो देखें यहाँ पर ये x और x+3 ये वाले मुश्तरका नहीं थे, ये मैंने लिख दिया। पीछे ये x-1 है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये जो x-3 है और x+3 है, यहाँ पर आप ये सेम जो ऊपर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास इस फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये वाली साइड आ रही है, तो आप इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये x-3 और x+3 को मैंने x2-9 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा a2 के इक्वल हो गया, ये हमारा b2 के इक्वल हो गया। ठीक है,
और साथ में ये वाला x रह गया था, इसको मैंने लिख दिया, और ये x माइनस 1 को मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से फिर डिवीजन मेथड से। ठीक है, यानी कि पहले हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे और इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर हम इस एक्सप्रेशन के लिए डिवीजन मेथड या बजरिया तकसीम स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, हम पहले इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं। मैंने इस एक्सप्रेशन को यहां पर लिखा। अब पहले स्टेप में ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये करता हूं कि जो पहली वाली टर्म है और आखिरी वाली टर्म है, इनको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, 16x4 को मैंने 4x2 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16x4 ही मिलेगा। और ये 1 को मैंने 1 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस जाहिर है आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है 8x2, इसको मैंने इस तरह ब्रेक करके लिख दिया, 2 इंटू 4x2 इंटू 1, इस तरह लिख दिया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको x2 मिलेगा। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, इस एक्सप्रेशन को देखें, और ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है, यहाँ पर देखें, इसकी राइट हैंड साइड को देखें, ये राइट हैंड साइड और ये जो एक्सप्रेशन आ रही है ये इक्वल है। देखें, अगर हम 4x2 को a के इक्वल रखें और 1 को b के इक्वल रखें, तो ये हमारा a2 के इक्वल ये वाली टर्म हो गई, ये b2 के इक्वल हो गई, और ये +2 ab के इक्वल हो जाती है। यानी कि सेम हमारे पास एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब हम ये फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड जो है इस एक्सप्रेशन के लिए भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा 4x2 + 1 होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि 4x2 को हमने a के इक्वल रखा था और 1 को हमने b के इक्वल रखा था। ठीक है, तो अब देखें, हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो उसके लिए अब आप इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब इक्वेशन की इस साइड का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें, यहां पर ये इस साइड पे ये जो स्क्वायर रूट है ये, और ये जो पावर आ रही है हमारे पास 2, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ये हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। इसके साथ आपने प्लस माइनस का साइन लाजमी डालना है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली इस एक्सप्रेशन के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी इसको हमने पहले फैक्टराइज किया, फिर हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम की। अब हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए डिवीजन मेथड, यानी कि बजरिया तकसीम। ठीक है, तो देखिए, मैं बजरिया तकसीम मालूम करूंगा। अब ये मेथड भी मैं पीछे काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखें, इसमें तरीका ये है कि ये इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने मालूम करनी है स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसमें 2-3 स्टेप है जो कि रिपीट होते हैं। पहला स्टेप में हमें ये जो पहली वाली टर्म आ रही होती है इसको हमें डिडक्ट करवाना होता है, इसको हमें कटवाना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ ऊपर ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को उसी से जब मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सेम टर्म मिले, ताकि इनको हम आपस में डिडक्ट करवा सके। ठीक है, तो देखें, 16x4 के लिए अगर यहाँ पर मैं 4x2 लिखूं और 4x2 को 4x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 16x4 मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 4x2 लिखना है। अच्छा, अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर हमने 4x2 लिखना है? उसके लिए देखें, पहले 16 के लिए देखें। अब 16 के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 16 मिले। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। और x4 के लिए मैंने x2 लिख दिया, क्योंकि x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये जो टर्म लिखी है इसको अब आपने यहाँ नीचे इधर भी लिख देना है। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16x4 मिलेगा। अब आप ये दोनों टर्म आपस में डिडक्ट करवा सकते हैं। उसके लिए नीचे वाली टर्म के आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस या माइनस का। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू, इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस को आप चेंज कर दे माइनस साइन के साथ, और इन दोनों टर्म को आपस में आप डिडक्ट कर दे। तो मैं इनको डिडक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने इन दोनों टर्म को डिडक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आप ये जो दो टर्म है इनको नीचे उतार दें। ठीक है, और ये जो आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी है इसको नीचे उतारें, लेकिन नीचे उतारते टाइम इसको आपने डबल कर देना, यानी कि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4x2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस टर्म के लिए किया था, यानी कि अब ये जो पहली वाली टर्म है इसको अब हमने डिडक्ट करवाना है या इसको हमने कटवाना है। तो इसके लिए यहां पर अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि इस वैल्यू को जब इस पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम ये वाली टर्म मिले। ठीक है, तो यहां पर देखें, मैं अगर +1 पुट कर लेता हूं और 1 को अगर आप 8x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम ये वाली टर्म मिलती है। तो यहां पर मैंने +1 पुट कर दिया। अच्छा, अब ये किस तरह पता चलेगा कि यहां पर ये वैल्यू किस तरह आई है? तो उसके लिए आपने ये करना है कि जिस टर्म को आपने डिडक्ट करवाना है, ठीक है, उस पे आपने ये जो बाहर वाली एक्सप्रेशन है इसकी पहली वाली टर्म को डिवाइड कर दें। देखें, 8x2 पे 8x2 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जो आपको आंसर मिलता है वो यहां पर आप लिख लें। तो इस तरह आप ये वाली जो वैल्यू है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने +1 लिखा। अब जिस तरह ये हमने 4x2 यहां पर लिखा था तो फिर उसको हमने नीचे भी उतार दिया था। सेम स्टेप रिपीट करते हुए ये +1 को हम यहां नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इस एक्सप्रेशन के साथ ये +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम ये वाली वैल्यूज मिलेगी।
अब इनको हमने डिडक्ट करवाना है, तो उसके लिए पहले ये नीचे वाली जो टर्म्स है इनके साइन चेंज कर दें। नीचे वाली दोनों टर्म प्लस साइन के साथ है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इनको मैंने इनके साइन मैंने चेंज कर दिया माइनस साइन के साथ। नीचे यहाँ पर भी देखिए मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, यहाँ पर भी मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो अब ये दोनों टर्म आपस में आप डिडक्ट करवा सकते हैं। तो मैं इसको डिडक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मैंने दोनों टर्म्स को आपस में डिडक्ट कर दिया, पीछे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम नीचे लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी और इसके बाद मैंने प्लस और माइनस का साइन पुट कर दिया। आपने ये आंसर के साथ प्लस माइनस का साइन लाजिम पुट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर ली डिवीजन मेथड से, और ऊपर हमने ये मालूम की थी फैक्टराइजेशन मेथड से। दोनों हमारे पास एक ही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन दिस वन। कि हुरिया ने कुछ लोन लिया, ठीक है, कुछ उसने कर्जा लिया, अब उस लोन या उस उधार को हुरिया वापस कर रही है। वो जो वापसी कर रही है उसकी जो कैलकुलेशन है वो इस इक्वेशन से कर रही है। इस इक्वेशन में ये जो x है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर, ये जो x है ये नंबर ऑफ ईयर को शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। ऑप्टिमल रीपेमेंट का मतलब ये होता है कि कौन सा वो बेस्ट पीरियड है, कौन सा वो सूटेबल पीरियड है जिसमें कि हुरिया का लोन रीपे हो जाए, यानी कि उसका ये जो लोन है ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये इक्वेशन लिखेंगे और ये जो C ऑफ x है या कॉस्ट ऑफ लोन है इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वो जो ऑप्टिमल पीरियड है या सूटेबल पीरियड है हुरिया के लोन के रीपेमेंट के लिए वो हमारे पास आ जाएगा, या आप कह सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब ये ऑप्टिमल पीरियड किस टाइम हो सकता है हुरिया के लिए, जब उसका लोन 0 के इक्वल हो जाए। तो मैंने C ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये C ऑफ x की जगह आप 0 पुट कर लें और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अब इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व करना है। इसके हमने पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हम x की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे। तो अब इसके फैक्टर्स हम किस तरह बना सकते हैं, देखें पहले स्टेप में तो हमने ये देखना होता है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इसमें कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरक फैक्टर तो नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन या मुश्तरक फैक्टर नहीं है। फिर हम जो अलजेब्रा के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं उनको यूज करते होते हैं, तो यहाँ पर कोई फार्मूला भी हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी जो मिडिल वाली टर्म है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। टोटल हम 4 टर्म बना लेंगे, फिर हम 2-2 टर्म के पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो ये मिडिल वाली टर्म को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। इसको हम 2 टर्म -5x और -3x में ब्रेक करके लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करेंगे तो वापस आपको -8x ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरा रूल इसमें ये होता है कि आपने ये जो 2 टर्म लिखी है इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज है इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए 15, ठीक है। तो -5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +15 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये जो मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड है ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और साथ में प्लस ये वाला 15 मैंने लिख दिया। अब देखें टोटल 4 टर्म बन गई है, तो अब 2-2 टर्म के आप पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लें। पहले ये वाली जो 2 टर्म है इनमें कॉमन फैक्टर देखें, वेरिएबल x दोनों में आ रहा है तो मैंने x को कॉमन लिया, पीछे हमारे पास x -5 रह जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 टर्म है इनका जोड़ा बना के इनमें से हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये जो नंबर आ रहे हैं 3 और 15 इनके लिए हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब है 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 3x में से 3 कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देगा, और 15 में से 3 को कॉमन लेंगे यानी कि 15 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखें ये 2 टर्म बन गई, दोनों में x -5 जो है कॉमन आ रहा है, तो आप x -5 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये x -3 रह जाएगा, ये आप यहाँ पर लिख दें। तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट बन रहा है। हम कंपैरिजन को यूज करते हुए एक दफा ये x -5 के इक्वल इस 0 को रख लेते हैं, ठीक है, और एक दफा x -3 के इक्वल इस 0 को रख लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये यहाँ पर -5 इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो ये +5 हो जाएगा, और -3 इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और ये x क्योंकि नंबर ऑफ ईयर के इक्वल था तो मैंने साथ में ईयर लिख दिया दोनों के साथ, यानी कि ये वो ऑप्टिमल पीरियड है या बेस्ट पीरियड है जिसके मुताबिक अगर हुरिया रीपेमेंट करेगी तो उसका लोन 0 के इक्वल हो जाएगा। डिपेंड करता है अब हुरिया कितनी रीपेमेंट कर रही है। अगर वो ज्यादा अमाउंट रीपे करेगी, ज्यादा बड़ी किस्तें रीपे करेगी, तो उसका जो लोन है वो जल्दी खत्म होगा, यानी कि 3 ईयर में खत्म हो जाएगा। और अगर वो कम अमाउंट रीपे करेगी, कम अमाउंट वाली किस्तें पे करेगी, तो फिर उसका लोन 5 ईयर में जाके खत्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।